अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के दिन सुबह के टाइम खबर थी कि अब्बास अरागची साहब जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो ख़ुसूसन पाकिस्तान आ रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स को कंटिन्यू करने। अगेन ये बात रूमर्ड थी, वेरीफाइड नहीं थी, बट अब कंफर्मेशन हो गई कि इस्लामाबाद ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद पीस टॉक्स को रिवाइव करने नहीं आ रहे। हालांकि जल्दी जल्दी हमने स्टर फ्राइंग शुरू कर दी थी और वो हरे प्याज वगैरह कट चुके हुए थे और वो चिकन चाउमीन तैयार हो रहा था। यार हरे प्याज के बगैर तो नहीं चिकन चाउमीन तैयार होता। लेकिन इशू ये हुआ है कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो ओमान भी जा रहे हैं और मॉस्को भी जा रहे हैं। यानी मस्कत और मॉस्को भी जा रहे हैं, वो एक रीजनल सॉर्ट ऑफ टूर पे आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में फंडामेंटल है ये करने के लिए इस वक्त। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी उनकी हुई है। ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्लैश फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने उस कॉल को रिकाउंट किया डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कि both sides exchanged views on regional developments, the ceasefire, and ongoing diplomatic efforts being pursued by Islamabad in the context of the US-Iran engagement. The FM underscored the importance of sustained dialogue and engagement to address outstanding issues in order to advance regional peace and stability at the earliest. FM Araghchi appreciated Pakistan's consistent and constructive facilitation role in this regard, and both leaders agreed to remain in close contact. अब इसमें ये वजाहत हुई है बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कि हम जो हैं ऑन द लेवल हैं, हम राब्ते में रहेंगे, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगेन ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर ना ये बहुत ओवरली एक्साइटेबल टोन है और ना ही ये ओवरली कोई तनकीदी टोन है। आई थिंक पाकिस्तान ने अपने किरदार को एक्सलेंटली एफिशिएंटली अप्लाई किया है। हमने सिंसियरली दोनों पार्टीज़ को टेबल पे लाया है। अमेरिकन पार्टी डिसइंजेनवस एक्टर थी, उसकी कोई संजीदगी नहीं थी। विटकॉफ और जेरेड कुशनर सीरियस नेगोशिएटर्स नहीं है। जेडी वैंस के पास अथॉरिटी नहीं थी। टेक्निकल स्टाफ की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज जब आप न्यूक्लियर मटेरियल की बात करते हैं और उसके हैंड ओवर की बात करते हैं, वन वुड अज्यूम कि आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेके आएंगे। सिर्फ एक मिलिट्री अटैची था, गालबन उसका नाम डिक मिलर है, और वो बंदा एक माजरत के साथ जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वापस आके सबको अंदाज़ा हो गया कि वो एक नट केस है। और वो मिलिट्री अटैची बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की डिपार्टमेंट से एक आदमी है, और वो एक ही फ़र्द था वहाँ पे। नो टेक्निकल एक्सपर्टीज वाज ब्रॉट ऑन। इसके बावजूद कि ईरान 60 से ज़ायद लोग वहाँ पे लेके आई थी, जो सब अपने अपने शोबाजात के माहिरीन थे, एट ग्रेट रिस्क टू देयर लाइव्स एंड एट ग्रेट रिस्क टू ईरान। उसके बावजूद वो यहाँ आए, और अगेन गारंटी देने वाला पाकिस्तान था। पाकिस्तान की एयर डिफेंसेज इस वक्त रीजन के अंदर अनमैच्ड हैं, और पाकिस्तान ने बड़ी खैर खैरियत से उनको वापस ही पहुँचा दिया। इम्कानात की दोबारा होता, हम बार बार आपको बता रहे थे कि मुश्किल है। ठीक है, इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी क्लास इंसिस्ट कर रही थी, बट ये नामुमकिन था कि वो फ़ौरन इस तरह से वापस आ जाएं जब तक कि अमेरिका कुछ संजीदगी और लचक नहीं दिखाएगा। इस ज़िमन के अंदर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने पहले रिवील नहीं की थी ये बात। मेरी एक ईरान में सहाफ़ी से बात हो रही थी, पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं, जॉन भाई नहीं है एक ईरानियन सहाफ़ी से बात हो रही थी। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ ये भी एक शायबा पाया है, एक अंदेशा है कि खुदा न खास्ता माज़अल्लाह जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी साहब, उन्हें शहीद कर दिया गया और सिर्फ एक जैसे अलामती किरदार के तौर पे उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी एक डिसेंट्रलाइज सी लूज सी अथॉरिटी जो ईरान को चला रही है। तो उन्होंने इस बात पे उन्होंने नफ़ी की थी इस बात की। आज से ये 8 या 9 दिन पहले मेरी बात हुई। उन्होंने कहा उनकी ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में की गई है, हत्ता कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी रिक्वायरमेंट भी थी और उन्होंने उसको ना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो डिसफिगरेशन हुई है, जो स्कारिंग हुई है, ये ज़ख्म जंग का रहना चाहिए, ताकि मैं अपनी कौम के लिए एक अलामत बन सकूँ कि देखो हम सब इस जंग में बराबर हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की उन सहाफ़ी ने। उन्होंने यही कहा मुझे कि अगर कोई आदमी सीज़ फायर कबूल कर सकता था तो वो यही कर सकता था, बिकॉज़ जो 2 ग्रोह हैं, एक जो ओल्ड गार्ड है, जो मजहबी ग्रोह है, और एक आप समझ लें कि जो रिफॉर्मिस्ट या डेमोक्रेसी पसंद ग्रोह है, उन दोनों के दरमियान आपस में खिंचतनाव जो होता है कि भाई तुम मुनाफिक, तुम दुश्मन, तो ये जिस तरह सियासत में होता है, तो सुप्रीम लीडर के क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके ज़ाती लॉस हैं, अपनी बेगम, अपने वालिद वगैरह वगैरह, और ख़ुद जितने ज़ख्मी हुए हैं, तो उनके पास वो अथॉरिटी है मॉरल कि देखो इन सब शहादतों और मज़ालिम के बावजूद हम चाहते हैं कि कुछ देर अमन होए, हम इत्तेफाक करते हैं इस पे। तो ये है कि वो उनकी अथॉरिटी कायम है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब ये बात रिपोर्ट की है, तो अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़ाहिर बात है पर्सनल एनेक्डोट्स हम कम ही सुनाया करते होते हैं अपने। ये ना हो कि कभी फंस जाए किसी दिन, को मैं कहा कि यार आप पे पीका लग गया क्योंकि आप अपनी ज़ातियात की बातें बता रहे थे। ज़्यादा अखबारात के ही हवाले देते हैं, बट मैंने कहा ये मैं जिक्र कर दूँ कि वो वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस था ईरान के अंदर कि ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ वेल, एंड वो ज़ख्मी थे। और ये उनकी ट्रीटमेंट की तफासिल भी यहाँ पे आ चुकी हुई हैं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। अगेन इसके अंदर कितनी हक़ानियत है, कितनी क्या है, अल्लाह जानता है। इसमें अब एक ये भी क्लेम सामने आया है कि पज़ेश्कियान साहब ख़ुद जो हैं, जो सदर हैं,
वो खुद उनकी ट्रीटमेंट को ओवरसी कर रहे हैं, बिकॉज वो खुद भी एक सर्जन है। अनवेरीफाइबल है, आई कॉन्ट कन्फर्म, बट इट्स मोर देन लाइकली, बिकॉज पज़ेशिकियान साहब एट दिस पॉइंट क्या ही कर सकते हैं। मैं पहले भी हम ये बात करते हैं कि अरागची साहब ने फिर अपनी कार्व आउट कर ली है इम्पोर्टेंस एज फॉरेन मिनिस्टर, बट पज़ेशिकियान साहब इज़ काइंड ऑफ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस, सिम्बॉलिक लीडरशिप एट दिस पॉइंट। इट इज़ प्रीटी मच क्लियर के आयतुल्लाह की तरफ से टॉप डाउन कमांड चल रही है इस वक्त, और मुल्क एक स्टेट ऑफ वॉर में। और उन्हीं सहाफ़ी से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि यार अंडरस्टूड सी बात हो रही थी, जंग की हालत के अंदर जो है वो मुल्क जो है वो तमाम का तमाम उसको अस्करी या मजहबी या जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही चलाता है उस निज़ाम को। ज़रा पता है वॉर फुटिंग जो होती है एक यूनिक सर्कमस्टांस होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इजहार किया कि मैं 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करता हूँ लबनान की पीस डील को, और वो जो है पीस डील कह रहा हूँ जो सीज़ फायर है, बिकॉज मैं आस्ता आस्ता पका के एक डील बनाना चाहता हूँ पूरे खत्ते के अंदर। मैं कोई हेस्टली जल्दी में जल्दबाजी में कोई एक डील ना बना लूँ जिसमें कुछ ऐसे ना मतलब तफासील हो जो कि एक्सेप्टेबल ना हो बाद में। लेकिन इसके बावजूद जो एक्चुअल पॉस्चरिंग है, जो काइनेटिक मूवमेंट है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि अब तीसरी गनशिप अमेरिका की पहुंच गई है इस एरिया में, पर्शियन गल्फ में, और उसका नाम है हर्बर्ट वॉकर बुश। ये सदर बुश के नाम पे है। इनके साहिबजादे जॉर्ज बुश जूनियर, हमारे बड़े हर दिल अजीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट 9/11 को जिन्होंने ओवरसी किया था और फिर वॉर ऑन टेरर को आगाज़ इसका किया था। अब जो H.W. बुश की शिप के आ जाने से जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश जो शिप है, ये क्या इंडिकेट करती है कि अमेरिका के 3 गनशिप कैरियर वहाँ खड़े हुए हैं जो फुली केपेबल हैं एक मुल्क को नेवल लेवल पे और इवन ग्राउंड लेवल पे इंगेज करने के लिए बमबारी कर सकते हैं। उनके ऊपर जहाज़ होते हैं जो वो फ्लाई ऑफ करके बॉम्बिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, और 60,000 से ज़ायद अब उनके फ़ौजी उस खत्ते में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये ग्राउंड इन्वेशन की अलामत ही लगती है। डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स ले रहे हैं, कोई पॉलिटिकल फतह चाह रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं ईरान के अंदर। वो एक इमेज दे रहे हैं कि ईरान की मैनेजमेंट फ्रैक्चर्ड है, लेकिन ईरान की मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली पुश बैक करके कह रही है कि फ्रैक्चरिंग जो है ये ट्रंप की मिथोलॉजी है और हम बैक वक्त एक जान खड़े हुए हैं। इसमें पज़ेशिकियान साहब जो हों, गालिब आफ जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जुडिशरी के हेड गुलाम हुसैन मोहसिनी साहब हों, उन सब ने कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम डिनाई करते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर कोई रिफ्ट और फूट नहीं है आपस में। लेकिन इसके बरक्स अमेरिका के अंदर आपको पहले पीटर हेग्जेट की 3-4 फायरिंग्स, जिस तरह के उन्होंने चैपलेन और अपने 1-2 जर्नैल को डिफीट किया, और अब नेवल इंचार्ज जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने फायर कर दिए हैं। ऐसी फायरिंग्स अगर ईरान में हो रही थी तो हम क्या कहते, ओ भाई वो लुट गए, कट गए, मिट गए। लेकिन हम यही चीज़ अमेरिका में अप्लाई नहीं करते, और अमेरिका अब ये अपनी कमज़ोरियाँ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, जबकि वहाँ लगता है कि लीडरशिप यकजह हो गई है। अरागची साहब के बारे में फॉर अ मोमेंट टच एंड गो था मामला। दुनिया को देखने वाले ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि हाँ लगता है एक फूट आई है सिविल साइड पे, बट मेरे ख्याल में बसीज और IRGC के दरमियान वो मैनेज हो गई हुई है कि कैसे इस मुल्क को के निज़ाम को चलाया जाएगा गोइंग फॉरवर्ड्स। और रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के अंदर भी अब एक प्रेशर आ गया कि नहीं, इखलाकी बोझ है अवाम का भी और मजहबी तबके का और अस्करी तबकात का, ख़ास तौर पे गिरोहों का, कि सीज़ फायर ऐसी डील नहीं ली जाएगी जिसके अंदर सियासी सरेंडर का बोझ जो है वो ईरान के ऊपर डालेगा। अमेरिका को कान पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये इशारा कर रहा है कि यार शक्ल ही बना दो ऐसे रोने वाली, ऐसे शक्ल ही बना दो यार, कहना नहीं है, कहना तो वो मैं जित गया, मैं उड़ाता, तुम शक्ल ही बना दो। लेकिन ईरान कह रहा नहीं, एक बार तुम मैंने ताऊ कहना ही है, मैं शक्ल भी नहीं बनाऊंगा, मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा और तुम्हारे से उठक बैठ के भी करवाऊंगा एक दफ़ा। ये मैं ब्लस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत ऑन ग्राउंड। ईरान को अपने एग्जिस्टेंशियल लड़ाई के अंदर या मौत नज़र आ रही है, टोटल कोलैप्स, या टोटल विक्ट्री। और ये ज़ीरो सम गेम ईरान ने नहीं बनाई, रीजन में किसी और ने नहीं बनाई, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये गेम बनाई है। हमारे यहाँ एक आदत बन चुकी हुई है सहाफ़ती क्लास में और इंटेलिजेंसिया में कि अमेरिका को इतना ताकतवर मानते हैं, हत्ता कि उस पर ओमनीपोटेंट और खुदाई ताकतें हमने उसमें वेस्ट कर दी हैं कि जो उसके मुखालिफ सिमत में खड़ा होता है, जो मजलूम जिस पे सख्ती की जा रही होती है, जबर किया जा रहा होता है, हम उसी को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें नहीं पता था कि ये क्या करेगा, तुम्हें नहीं अंदाजा था कि ये तुम्हारे साथ ये हाल कर देंगे। मुझे नहीं अंदाजा था कि उन्हें हमने खुदा ताला के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो मनसब पर फायज कर दिए है, या तो उनकी जगह हमने सप्लांट करने की कोशिश कर दिया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह।
बट हकीकत ये है कि हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो एक रिलीजियस फ्रेमवर्क की तरह बन चुकी हुई है, जो कि 9/11 के दौर से बाहर नहीं आ रही। आप किसी भी दानश्वर को सुनेंगे, मजहबी पेशवा को सुनेंगे, तो वो वही घिसे पिटे टॉकिंग पॉइंट्स रिपीट कर रहे होंगे। हमें मजहबी इंतहा पसंदी से निकलने की ज़रूरत है, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी परस्यू करने की ज़रूरत है, अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका हमें हलाक कर दे। मजहबी इंतहा पसंद कहाँ है, मुझे भी दिखाएं। मुद्दत हो गई देखे हुए, मैं आई वॉन्ट टू फील समथिंग, आई वॉन्ट टू फील अलाइव। मजहबी इंतहा पसंद होते हैं वे भी? अच्छा नहीं होते, चलो कुछ अगली बात। अमेरिका अपनी एनर्जी हेजेमनी को सिक्योर कर रहा है, अगर हम फाइट बैक नहीं करेंगे तो वो सिक्योर कर लेगा। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। एक अमेरिका का प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है। अगर अल्लाह के प्लान का आप हिस्सा नहीं बनेंगे तो अमेरिका फिर वाकई में अपनी एनर्जी नीड सिक्योर कर लेगा। अल्लाह कहेगा ठीक है, इसने एफर्ट किया है, ले जाओ। और अगर अमेरिका अपनी एनर्जी नीड सिक्योर कर लेगा तो मैं सवाल पूछता हूँ हमारे दानश्वरों से, ये कौन से मुल्क हैं 8-10 जिनके नाम लिए जाएँ या टॉप 3 के नाम लिए जाएँ जो ऑयल एंड गैस स्टार्व्ड हैं, जो तड़पते हैं ऑयल और गैस के लिए, एनर्जी के लिए? क्या उनमें से कहीं मुल्क खुदादाद पाकिस्तान नहीं? क्या उनमें से कहीं हिंदुस्तान नहीं? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया नहीं? वियतनाम, लाओस नहीं? फिलीपीन नहीं? कोरिया, जापान नहीं? ये हमारे ही खित्ते को आग लगनी सबसे, और वो अफ्रीका का तो गिनने ना शुरू करें, वहाँ तो कहत साली हो जानी है जो निचले हिस्से हैं अफ्रीका के। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ईरान के साथ बिगाड़ें, जहाँ से तेल और गैस सबसे करीब ज़ख़ीरा उनके पड़ोस में है। वो अफ़गानिस्तान से बिगाड़ बैठे हैं, जिनके ज़रिए वो पूरे सेंट्रल एशिया की मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि सेंट्रल एशिया की मार्केट किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड सो ऑन, ये ममालिक जो है अपना तमाम का तमाम तेल, तमाम की तमाम गैस गैज़प्रोम के हवाले कर देते हैं, जो रूसी कंपनी है। और रूस जो है वही गैस और ऑयल रीपैकेज करके पूरी दुनिया में बेचता है और यूरोप को बेचता है। चलो यूरोप वाला खाता तो बढ़ गया, क्योंकि पाइपलाइन भी काट दी अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम की, और उसकी फ्लीट्स के ऊपर भी सैंक्शन लगा दी। तो इधर ही आके बेचेगा ना मार्केट के अंदर। तो वो अगर बराह रास्त ऑयल गैस यहाँ आ जाए, और जो चीन की भी रिक्वायरमेंट है और ईरान से भी कैसा अजब। बहरहाल अमेरिका का खौफ, अमेरिका से डराना उम्मत को, पूरी दुनिया को डराना कि देखो अमेरिका की चाल, अंधेरों में भी उसके खिलाफ मत सोचना, वो रात के अंधेरे में भी आके जनाब वो कर देता है। इस हद तक खौफ बना दिया, जबकि ईरान क्लियरली स्टैंड कर गया। मैं आपको हवाला देता हूँ ब्रेकिंग पॉइंट्स टीवी प्रोग्राम का, सागर एंड जेटी, अमेरिकन इंडियन, आई थिंक पटेल है, गुजराती है, वो टीवी प्रोग्राम करता है रोज़ाना हर सुबह अपना ब्रेकिंग पॉइंट्स के ऊपर, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स देखते हैं उसको। वो वाशिंगटन इनसाइडर है, वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वेल इन्फिल्ट्रेटेड है। उसने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुझे वाशिंगटन और पेंटागन इनसाइडर से जब भी पूछता हूँ कि तुमने कितना ज़ोर से मारा है ईरान को, तो वो कहता है एवरीथिंग बट द बॉम्ब। एवरीथिंग बट द बॉम्ब यानी एटॉमिक बॉम्ब, यानी वी हैव हिट देम विद एवरी म्यूनिशन एक्सेप्ट द बॉम्ब, और वो खड़ा है मुल्क। अब इसके बाद मैं और क्या बात करूं कि ठीक है यार, फिर इस मतलब जैसे कि इसके बाद भी अगर हम गुलामी कबूल करते हैं तो फिर हम शायद हमारे अंदर ही क्यों ख़राबी है। तो हकीकत ये दोस्तों कि जंगें जो हैं वो म्यूनिशन से जीती नहीं जाती, वो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग, जोग्राफिए, डेमोग्राफिक्स, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, मजहबी जज्बात, फरवर, जोश, कौम को यकजह करना, ब्ला 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 एट्सेट्रा, इन चीज़ों से जीती जाती है। हम अमेरिका की सिर्फ म्यूनिशंस और उसकी म्यूनिशंस और उसकी म्यूनिशंस गिनते रहते हैं, बट हम ये बात भूल जाते हैं कि अमेरिका बहादुर के अंदर भी कमज़ोरियां हैं, उसके भी फॉल्ट लाइंस हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन। अमेरिका ने एक फ्लीट ही नहीं बनाई ड्रोन्स की कि वो सस्ते लेवल पे जंग लड़ सके। उसने सफ़ेद हाथी खड़े किए हैं F-35 के नाम से, जिनको यहाँ हमारे यहाँ पूजा जाता है।
F-35 मतलब मेरा ख्याल है अगर हम हिंदू ना, अगर हम मुसलमान ना होते तो जिस तरह ट्रम्प के मुजस्मे बनते हैं तो हमने F-35 के बना ही देने थे यहाँ पे। वो जैसे वो बनाते नहीं होते छोटे छोटे से मूर्तियाँ सी बना देते हैं। F-35 सफ़ेद हाथी है, क्या कोई अफोर्ड कर सकता है कि F-35 को उड़ाता फिरे? वो कितने फनी सीन होते थे, F-16 और F-35 निकलते हैं दुबई की बीचेस के ऊपर और कतर के एयरवेव्स के ऊपर, और वो इतना सा 25,000 का एक ड्रोन उड़ा रहे होते हैं, उसको हलाक करने जा रहे होते हैं, गिराने जा रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द फनीएस्ट सीन्स जो मैंने ज़िंदगी में देखा है। अमेरिका ने ये डेवलप इसलिए नहीं की, अमेरिका को समझ नहीं है, अमेरिका करप्ट है। इट इज़ दी मोस्ट करप्ट कंट्री ऑन अर्थ। मैं आज ही साथ नहीं कह रहा, शुगल साथ नहीं कह रहा, एज अ टर्न ऑफ फ्रेज नहीं कह रहा। आई थिंक अमेरिका इज़ दी सिंगल मोस्ट करप्ट प्लेस ऑन अर्थ। उसने बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिश्वतें बांटी हैं अपने आला हुकाम के अंदर, लॉबियस्ट के अंदर, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको सूट करते हैं बड़े बड़े महंगे महंगे सफ़ेद हाथी जहाज़। तो उसको क्वार्टर सेंचुरी लगनी है इस तैयारी करने में। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल सामने लेट जाएं कि अमेरिका बहादुर उसकी तैयारी कर ले ना, रोड़े अटकाओ उसके रास्ते में, क्योंकि अमेरिका बहादुर यहाँ दोस्त तुम्हें और मुझे नहीं बनाएगा, वो हिंदुस्तान को बनाएगा। 7, 8, 9, 10, 11 नील, 11 नील हो गया। इतने जहाज गिन लिए, तो आपने 6 से शुरू किए थे ना। 11 जहाज बताए उसने किसके गिरे हैं। ये ऐसे बदलेगा वो स्कोर कार्ड। और आप मुझे बताएं, आपको 1 बिलियन की मार्केट चाहिए या 250 मिलियन की मार्केट चाहिए? आप व्यापारी हैं, आपको इतना पतला लंबा मुल्क चाहिए जो मुसलमान है, या आपको इतना मोटा मुल्क चाहिए जिसका मजहब पैसा है, जो कि एक सेकुलर देश है? आपको वो चाहिए, उसका मजहब पैसा है, उसकी आवाम कंज्यूमर बन चुकी हुई है, उसके अंदर कोई मजहबी साख नहीं है, वो कहीं अपना जहन कहीं और नहीं मिलाता, वो कभी मीटर नहीं खाएगा। हम तो गियर खा जाते हैं ना अभी बैठे बैठे कि नहीं हम असीम साहब असीम मुसलमान होने हैं, ठीक है ना। हमारे एलाइज और भी हैं दुनिया में, उसका कोई एलाई नहीं है। वो कहता है इजराइल फादरलैंड है मेरा, उसको अपने माता पिता नहीं पता। वैसे ब्राह्मणों की तो मौत हो गई होगी इंडिया में यार। हम तो ब्रह्मा के मतलब बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं उनके नज़दीक, और वो उन्हें प्यो जाके यहूदियों को बना दिया अपना। सो वो वो बेसनद लोग हैं, अबतर लोग हैं, ना उनका अगला है ना उनका पिछला है। वो सूट करता है अमेरिका को, वो एक मार्केट है जो सूट करती है। वो चाइना से मुखालफत रखते हैं, हम तो कोई मुखालफत नहीं रखते चाइना से। सो अमेरिका इज गोइंग टू डिसाइड कमिंग डेज के अंदर, एंड हम जो दानश्वर पाल रहे हैं वो अमेरिका के पुजारी हैं, हम जो एंकर पाल रहे हैं वो अमेरिका की पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो तहजीब ख़त्म कर देगा ईरान के अंदर, लेकिन क्या बताएं कि मुल्लों ने वो तहजीब खुद ही अपने आप ख़त्म कर दी। जैसा कि हमारे माल को नून लीग ने ख़त्म की थी जब बसंत बैन की थी, या जब बसंत उन्होंने दोबारा बहाल की थी, तहजीब ख़त्म कर दी। मतलब शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारते, शीशे के घर में बैठ के दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते। वापस एक वटा आना है ना, पूरा घर चूर हो जाना। ये मैं नज़रियाती बात कर रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग जो हमारे हालात हैं, ये हमारे दानश्वरों की कंडीशन है कि अमेरिका का किबला जो है, वो जो वाशिंगटन का किबला है, वो तब्दील नहीं हो पा रहा। अब दोबारा मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट ने बहुत इंक्रीज कोऑपरेशन करनी है यूरोप के साथ। ये पोप लियो की फिर स्टेटमेंट्स आ गई हैं। मैं कंडेम करता हूँ तमाम जो जुल्म हो रहे हैं, मजालिम हो रहे हैं, इसमें कत्ल व गारत है, कैपिटल पनिशमेंट्स दी जा रही हैं। और जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी जो उमरा हैं मुल्क यूरोप अमेरिका वाला, आप क्यों इन गरीबों को जिनके खिलाफ आप जंगें मुसल्लत करते हैं अपने मुल्कों में पनाह नहीं देते? इमिग्रेशन की भी आप खिलाफ हो गए कि जंग भी मुसल्लत करो और वो लोग जाएँ भी कहीं ना, बीच में ही हलाक होते रहें। ये बाकी मोरालिटी से मैं नहीं डिबेट करता, बट मैं सवाल पूछता हूँ कि ये जो बार बार तनकीद करके अमेरिका से पंगे ले रहा है, ये क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने यूरोप में लेवरेजिंग क्रिएट की है? क्या पाकिस्तान ने यूरोप में ताल्लुकात बनाए हैं अमेरिका के वेसल्स के बियॉन्ड, यानी यूके? या तो अब बात को समझे ना, उनकी इंक्रीज डिपेंडेंसी होगी। अमेरिका एनर्जी मजबूरी क्रिएट कर रहा है उनके लिए। वो और मार्केट्स को देखेंगे, वो और लेबर फोर्सेस को देखेंगे, वो और इंडस्ट्रियल बेसिस को देखेंगे कि जहाँ से वो सर्विसेज और गुड्स परचेज कर लें। क्या हम वो बन पाए हैं? क्या हमने अपनी फार्मिंग को किया है वो? क्या हमने अपनी मुनिशंस यूरोप ग्रेड बनाई है कि उनको हम बेच सकें? कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे इस लायक? मजदूरी भेजे जाएंगे वहाँ पे, और वो भी अब वो कहते हैं निकालो इनको, ये ग्रूमिंग गैंग और ये बदमाशियाँ करते हैं और ये फलाना करते हैं, जो हमने ये झेलम मीरपुर वाले लोग भेजे थे। सो पॉइंट मेरा ये है कि यूरोप इज़ एक्सपीरियंसिंग अ वेरी अगली डिवोर्स अमेरिका के साथ, जिसके अंदर आप समझें कि आधे से ज़्यादा माल जो है वो अमेरिका घर लेके जा रहा है। सारे ही आप समझे माल घर लेके जा रहा है। और
यूरोप बदहाल पड़ा होगा आने वाली क्वार्टर हाफ सेंचुरी के अंदर, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। तुर्की ने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, इसलिए बहुत पोटेंशियल है तुर्की के अंदर कि वो यूरोप, प्रॉक्सिमिटी भी है, ठीक है। तो क्या हमने अपने रीजन में अपने आप को इस तरह प्लेस किया हुआ है प्रॉक्सिमिटी के लिए? क्योंकि रीजन में भी ऑयल और गैस स्टारवेशन होनी है, और सारा ऑयल और गैस हमारे समंदर से या हमारे बीच में से गुजर के जाता है, तो उसकी तैयारी है, इंफ्रा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। सीपेक को रिवाइव करना है, नई शक्ल में रिवाइव करना है, अफगानिस्तान को हिस्सा बनाना है। अभी तक हम अफगानिस्तान को बाईपास कर रहे हैं। एक अभी हमने सेंट्रल एशिया माल भेजा है ईरान के ज़रिए, और दूसरा हमने भी माल भेजा है चाइना के ज़रिए। हमने 2 बार अफगानिस्तान को बाईपास कर दिया। अगर ये हतमी फैसला है तो ठीक है, अगली क्वार्टर सेंचुरी फिर यही है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई कुटाई है और हम साइडों से गुजर के जाएंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान प्ले बॉल करता है, एक तो वो भी एक फेथ, गुड फेथ एक्टर बनता है, बंदे का पुत्र बनता है, तो ठीक है। साथ साथ क्या पाकिस्तान उसको बंदे का पुत्र बना सकता है कि वो एक वायबल ट्रेडिंग राउट बने इस खत्ते के लिए? क्या हमारी इस्तान ममालिक में और ईरान में वो फुट होल्ड है? मैंने पिछले दिनों एक ईरानी एक ऑन ग्राउंड तेहरान में सहाफ़िया का इंटरव्यू किया, भी इंग्लिश में प्रोग्राम लग चुका होगा, तो वो ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी प्रैक्टिकली एडमिट कर रही थी हमें कोई क्लू ही नहीं है पाकिस्तान क्या है, और हम खौफ में देखे पाकिस्तान के हमारे जो सफ़ीर हैं वो कत्ल हो जाएंगे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से आते हुए। तो मैं उसे हैरान हो रहा, मैं यार आपको अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी तगड़ी है, हम इंडिया शिंडिया यूरोप से सबको फंद देते हैं, हमने इसराइल को भी गिराया हुआ है। दे हैड नो क्लू, उन्हें कोई क्लू नहीं था कि पाकिस्तान ने उनको सेंट्रीफ्यूज प्रोवाइड किए जिसकी बेसिस पे उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है अपने नए। ठीक है, ईरान की गवर्नमेंट में इसकी बहुत कोताहियाँ हैं कि वो जानबूझ के पाकिस्तान को अपने नैरेटिव से एक्सक्लूड करता है, बिकॉज वो इंडिया से ताल्लुकात बनाना चाहता था। सब शरारतें मौजूद हैं। पाकिस्तान ने क्या पावर प्रोजेक्शन किया है? उनकी उम्र थी खातून की 30s में होंगी मेरे ख्याल में, तो पिछले 20-25 साल उन्होंने जो तजर्बा हासिल किया पाकिस्तान का, वो क्या है? वॉर ऑन टेरर वाला, लोन दे दो भाई, अमेरिका बहुत ताकतवर है, हमारे से नहीं लड़ा जा रहा, ड्रोन गिर रहे हैं हमारे ऊपर, हम मस्कीन हैं, बेगर्स के नॉट बी चूज़र्स, हमें लाइफलाइन लगी हुई अमेरिका की, अगर वो उतार दे तो हम मर जाएंगे। ये बस करते हैं हम। पाकिस्तान बहुत अहम और ताकतवर मुल्क है, ना हमारी मजबूरी IMF, ना हमारी मजबूरी है वर्ल्ड बैंक, हमारी मजबूरी हमारी आला हुकाम है कि ये हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे वायलेंस चाहते नहीं हैं। तो आप भी सुधर जाएं। ये सब चांस पे दोज हु डेयर विन, दोज हु डेयर विन। शुक्रिया।